Hello friends, a very good evening to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। आप सभी का सफलता बैच में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल की सामाजिक अध्ययन की क्लास में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए थे, जिनमें महात्मा गांधी की 11 सूत्रीय मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, इस तरह के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने हिस्ट्री के डिस्कस किए थे कल की क्लास में। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि हम आगे बढ़ने से पहले इन टॉपिक्स को आपको एक बार रिवाइज जरूर करवाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे फास्ट रिवीजन के साथ। कल की क्लास को एक बार रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सभी साथी बहुत ध्यान से सुनेंगे। जिसको कल की क्लास में थोड़ा बहुत भी कहीं डाउट होगा वो आज आपका क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जितनी भी यहाँ पर प्रमुख बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, उन्हीं पर बात करते हुए चलेंगे, क्योंकि डीपली मैं आपको ये सभी चीज़ें कल की क्लास में सिखा चुकी हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की थी महात्मा गांधी की 11 सूत्रीय मांगों के बारे में, कि महात्मा गांधी ने भारत के जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके सामने 11 मांग रखी अपनी, ठीक है। तो यंग इंडिया न्यूज़पेपर के माध्यम से इन्होंने लॉर्ड इरविन के सामने ये मांगे रखी थी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इनकी मांगों को मानने से मना कर दिया, इनकी मांगों को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण से महात्मा गांधी जी फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए 11 सूत्रीय मांग किस न्यूज़पेपर के या किस समाचार पत्र के माध्यम से रखी गई थी, तो यंग इंडिया के नाम से। और अगर आपसे पूछा जाए उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन था, ठीक है। 11 सूत्रीय मांगों को ना मानने के कारण कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। अब इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसी की शुरुआत करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर इरविन मना कर चुके हैं गांधी जी की मांगों को मानने से, और गांधी जी गुस्साए हुए हैं, तो उन्होंने शुरू कर दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों को अस्वीकार करने के बाद जो लॉर्ड इरविन ने इनकी बातों को नहीं माना, तो यहाँ शुरू कर दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जिसका नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। इस आंदोलन को जब शुरू किया, महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व करना शुरू किया, तो महात्मा गांधी जी के साथ साथ 78 सदस्य और जुड़ गए, यानी कुल मिला के यहाँ पर 79 सदस्य हो गए आपके इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो कर रहे थे। और उनके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इन सभी ने मिलकर के दांडी यात्रा की शुरुआत कर दी। तो दांडी यात्रा की शुरुआत की इन्होंने कब? 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा किस लिए शुरू की गई थी दोस्तों? भारत में भारतीयों से नमक बनाने के लिए कर वसूला जा रहा था, ठीक है। तो भारत में ही नमक पैदा हो रहा था और भारतीयों से ही उसके लिए कर वसूला जा रहा था, जो कि भारतीय लोग बिल्कुल मंजूर नहीं कर रहे थे कि भाई ये कैसी बात है, हमारे देश की वस्तुओं से ही आप हमसे कर लेंगे, ये तो हमारा अधिकार है भाई, तुम इस पर कैसे कर लगा सकते हो हमारे ऊपर। तो इस वजह से क्या थे, भारतीय लोग इस बात से परेशान थे कि बाकी सभी चीज़ों पर तो हम टैक्स भर ही रहे हैं, अब क्या हमें नमक पर भी, जो हमारी बेसिक ज़रूरत है, बेसिक नीड है, उस पर भी हमें कर देना पड़ेगा। तो फिर क्या डिसाइड करते हैं कि चलिए नमक कानून तोड़ा जाए। तो नमक कानून तोड़ने के लिए यहाँ पर दांडी यात्रा की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को। कहाँ से इस यात्रा की शुरुआत होती है? तो साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। और साबरमती आश्रम से गुजरात में ही दांडी पड़ता है, और अहमदाबाद भी गुजरात में ही पड़ता है, ठीक है। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक ये यात्रा की गई, और 12 मार्च को चल करके, यानी 12 मार्च को ये यात्रा शुरू हुई थी, और 5 अप्रैल 1930 को ये जाकर के दांडी पहुँचे। क्लियर? अब दांडी पहुँचने के अगले दिन बाद, यानी 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गांधी जी ने, और इनके सभी समर्थक जो इनके साथ गए हुए थे, इन सभी ने क्या किया? नमक कानून तोड़ा। तो अब से पूछा जाता है एग्जाम में कि नमक कानून कब तोड़ा गया? तो 6 अप्रैल 1930। ये डेट आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से दोस्तों, नमक कानून का उल्लंघन करने की वजह से गांधी जी को यहाँ गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, इसमें क्या क्या
क्या क्या प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरीके से लोग विरोध कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, क्योंकि ये साथ ही तो चल रहे थे। सविनय अवज्ञा के आंदोलन ही यहाँ से दांडी यात्रा से शुरू होता है, इसी के साथ शुरू हो जाता है, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहता है और दांडी यात्रा खत्म हो जाती है दांडी पहुंचने पर, नमक कानून तोड़ने पर, ठीक है। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर भी चलता रहता है। तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लोगों ने और ज़्यादा प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिर गांधी जी को 1931 में जब अंग्रेज परेशान हो गए, ठीक है, अंग्रेज परेशान हो गए कि भाई ये आंदोलन तो इस वजह से और ज़्यादा बढ़ रहा है, हमने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, तो 1931 को वो गांधी जी को, जो इनके समर्थक थे जिनको उन्होंने गिरफ्तार किया था, उन सभी को यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब विरोध प्रदर्शन कैसे कैसे कर रहे थे भारतीय लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो इन्होंने अंग्रेजों को कर देने से मना कर दिया, सरकारी पद को त्यागना शुरू कर दिया, स्कूल कॉलेज न्यायालय जाना बंद कर दिया, उनका भी बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं को जलाने लगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछे कि नमक कानून तोड़ने की अगर बात करें तो नमक कानून कब तोड़ा गया? 6 अप्रैल 1930 को ही। तो सबसे पहले तो दांडी यात्रा शुरू हुई, ठीक है, कब से? 12 मार्च 1930 को। और जैसे ही नमक कानून तोड़ा तो यहाँ से शुरुआत फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की मैंने डेट नहीं लिखी है, तो अगर ये पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो जिस दिन नमक कानून तोड़ा गया 6 अप्रैल 1930 को, तब से शुरुआत मानी जाती है आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, यानी ये लगातार चल रहे थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से मानी गई? 6 अप्रैल 1930 को। ये और आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 से शुरुआत मानी जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, ठीक है, गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो अंग्रेजों को लगा कि भाई ये आंदोलन तो बढ़ता जा रहा है और गांधी जी को इससे बातचीत करनी पड़ेगी, इनको थोड़ा सा कुछ लुभावना प्रस्ताव देना पड़ेगा, तो इनके साथ कोई बैठक की जाए। तो इसी वजह से गांधी जी को बुलाने के लिए, उनसे बात करने के लिए अंग्रेज क्या करते हैं? कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जिसको हम गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 को लंदन के सेंट जेम्स पैलेस पर। तो किस कारण से होता है? सविनय अवज्ञा के प्रभाव को रोकने के लिए, और साइमन कमीशन ने जो अंग्रेजी अधिकारियों को बताया था कि भाई, इनसे चर्चा की थी कि भाई गांधी जी को टारगेट करिए, तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन का आयोजन किया गया और ये कहा गया कि हम आपके लिए कुछ संवैधानिक सुधार करना चाहते हैं, आप आइए और गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लीजिए, ठीक। तो इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत में उस समय लॉर्ड इरविन वायसराय थे और सचिव थे सैमुअल। उसके साथ ही इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया, ब्रिटेन के महाराज थे। प्रतिक्रिया क्या हुई कि गांधी जी इस आंदोलन में, इस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने ही नहीं पहुंचे, है ना। तो इस वजह से ये आंदोलन क्या हुआ, ये कॉन्फ्रेंस या फिर गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ? असफल रहा, क्योंकि यहाँ गांधी जी या कांग्रेस की तरफ से कोई भी मेंबर नहीं गया था। बाकी मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग से सभी लोग गए हुए थे, सम्मिलित हुए थे। अब दोस्तों, जब गांधी जी से यहाँ बातचीत नहीं हो पाई इन अंग्रेजी अधिकारियों की, तो इन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने लॉर्ड इरविन से ही कहा कि भाई तुमने जो है गांधी जी को यहाँ पर रुष्ट कर दिया है, ठीक है, वो रूठे हुए हैं, नहीं आए बुलाने से भी, अब तुम ही कुछ करो, ठीक है, तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में है अब। तो फिर क्या होता है, जो इरविन है वो गांधी जी के पास जाता है कि भाई ठीक है, तुमने अपनी क्या मांगे बताई थी, एक बार ज़रा फिर से बताइए, हम उन्हें मान लेंगे, ठीक है। तो फिर गांधी जी उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन फिर जो कुछ और हमारे नेतागण होते हैं वो गांधी जी को कहते हैं कि ये मौका अच्छा है, ज़रा बात कर ली जाए, ठीक है, अपनी मांगों को मनवा लिया जाए, अब ये इनकी भी ज़रूरत है तो हम क्यों ना अपनी भी ज़रूरत साथ में निकाले, ठीक है। तो इस वजह से फिर गांधी जी को तैयार कर देते हैं उनके समर्थक कि भाई तुम लॉर्ड इरविन से बातचीत कर लो और एक समझौता कर लो। तो फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद 1931 में क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। ये समझौता दिल्ली में होता है, इस वजह से इसको दिल्ली पैक्ट नाम दिया गया।
समझौता किस किस के बीच में हुआ, तो गांधी और इरविन के बीच में हुआ। ठीक है, कारण क्या था, किस वजह से समझौता किया गया, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और महात्मा गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में भी नहीं पहुंचे थे बुलाने के बाद भी। तो इस समझौते में इरविन ने और महात्मा गांधी जी ने दोनों ने अपनी कुछ कुछ शर्तें रखी। इन शर्तों को आप कमेंट बॉक्स में बताइए, दोनों की दो दो शर्तें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी इनकी क्या शर्तें हैं, तो बिना देखे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका जवाब। इसके साथ ही दोस्तों फिर क्या होता है इन दोनों के बीच में, एक शर्त मैं आपको बताती हूँ। लॉर्ड इरविन शर्त रखते हैं कि आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने आइएगा, हम आपके लिए एक और सम्मेलन का आयोजन करते हैं। ठीक है, लंदन में ही होगा दूसरा सम्मेलन भी, तो आप आइएगा और इस सम्मेलन में ज़रा अपनी भागीदारी दीजिएगा इस बार। गांधी जी कहते हैं ठीक है, अगर तुम मेरी मांगों को मान लेते हो तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो ऐसा ही हुआ, फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और ये 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन चलता है। स्थान क्या था, तो सेंट पॉल पैलेस लंदन में होता है। कारण वही सेम था इस बार भी। ठीक है, और अगर बात करें अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष पहले गोलमेज सम्मेलन में थे वही अध्यक्ष थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। उद्घाटन इस बार भी जॉर्ज पंचम ने किया, जो कि ब्रिटेन के सम्राट थे। और भारत में वायसराय उस समय फिर बदल गए थे, लॉर्ड लिनलिथगो हो गए थे। पहले कौन था, इरविन था। फिर सचिव सैमुअल होर थे वहीं से। दोस्तों यहाँ पर गांधी जी सम्मिलित होते हैं, लेकिन अपनी कोई भी मांगों को उनके सामने नहीं रखते हैं, क्योंकि वे क्या हुआ था कि जो दलित वर्ग के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने यहाँ पृथक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर ली थी, जिस वजह से क्या हो जाता है, महात्मा गांधी जी थोड़े गुस्सा जाते हैं कि भाई अब तुमने ऐसा काम कर दिया तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलने वाला, तुम्हें जो करना है करो। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ निर्णय नहीं निकल पाया, कोई एक पॉजिटिव अंग्रेजों के लिए कोई कार्य होता नहीं दिखा। लेकिन वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बातों से बड़े खुश हुए, क्योंकि उन्हें मौका चाहिए था क्या, हमारे देश को जाति धर्म के नाम पर डिवाइड करने का, बांटने का। ठीक है, उनका तो काम ही था फूट डाल के राज करने का। तो इस वजह से इनकी मांगों को, जो भीमराव अंबेडकर जी ने मांगे रखी थी, इनको मान लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन गांधी जी ने फिर वहाँ अपनी कोई बात नहीं रखी कि अब तुम्हें जो करना है तुम करो। उसके बाद दोस्तों गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है फिर से। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहता है तब भी। तो यहाँ पर दोस्तों पूना में गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा जाता है। तो बात है 24 सितंबर 1932 की। 24 सितंबर 1932 को क्या होता है, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता होता है पूना में। तो पूना में होता है समझौता, इसी वजह से इसको पूना पैक्ट नाम दिया गया था। ठीक है, कारण क्या था इस समझौते के होने का, क्योंकि दोस्तों गांधी जी परेशान थे इस वजह से कि सांप्रदायिक तरीके से जो निर्णय लिया गया है पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ये गलत है, जिस वजह से उन्होंने जेल में भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी थी, यानी अनशन शुरू कर दिया था कि आमरण अनशन, यानी जब तक कि मेरी बातों को नहीं माना जाएगा, चाहे मैं मर जाऊं तब तक अनशन करूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। ठीक है, तो 20 सितंबर 1932 को गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद फिर उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। तो अंबेडकर जी को ना चाहते हुए भी उनकी बातों को मानना पड़ता है, उनके साथ जाकर के एक समझौता करना पड़ता है, जिसमें वो गांधी जी की बात मान लेते हैं। और गांधी जी को बातों को मान करके जो ये प्रस्ताव था पृथक पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को बनाने का, इसको ये वापस ले लेते हैं। ठीक है, फिर ये इसको वापस ले लेते हैं। और इसी के साथ दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महात्मा गांधी जी से एक और अपनी बात मनवाते हैं कि जो अभी हमारे दलित वर्गों के लिए 75 सीटों का आरक्षण है, इसको बढ़ा करके 148 कर दो, तो फिर मैं आपकी बातों को मानने के लिए सहमत हो जाऊंगा। तो ऐसा ही हुआ। ठीक है, दलितों के लिए 75 सीटों से बढ़ाकर के 148 सीटों को कर दिया गया और इन दोनों के बीच में 24 सितंबर को समझौता हो गया 1932 में। इसके बाद दोस्तों फिर क्या होता है, 1942 की बात आती है। 1942 में एक बहुत ही बड़ा जन आंदोलन शुरू होता है, जिसको नाम दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगर आपसे पूछी जाए तो 8 अगस्त 1942 होगा। अगर ऑप्शन में आपको 8 अगस्त ना मिले, 9 अगस्त मिले, तो आप 9 अगस्त को टिक करें। ठीक है, लेकिन अगर 8 अगस्त है तो 8 अगस्त ही सही होगा। 8 अगस्त 1942 को
मुंबई के ग्वालियर टैंक से घोषणा की गई भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने की। इसके अन्य नाम वर्धा प्रस्ताव, अगस्त आंदोलन, स्वयं स्फूर्त आंदोलन भी इसके अन्य नाम हैं। दोस्तों, इस आंदोलन को चलाने का जो प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। आगे बात करें तो यहाँ पर नेतृत्व किसने किया इस आंदोलन का, तो महात्मा गांधी जी ने किया। 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हो गया और गांधी जी ने नारा दिया कि भाई अब तो समय आ गया है करो या मरो का। ठीक है, या तो करो या तो लड़ो या फिर मरो, इस तरीके से इन्होंने ये एक नारा दिया था। दोस्तों, अंग्रेजों को जब इस बात की भनक लगी कि भाई ऐसे ऐसे अब एक बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन, तो भाई कुछ करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लिया जाए, ऐसे तो हमें बाहर निकाल करके छोड़ेंगे। तो अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0R की शुरुआत की। ठीक है, एक ऑपरेशन चलाया 0R के नाम से, जिसमें क्या हुआ कि बिना समय लगाए जितने भी बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता थे आंदोलन के, जैसे महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, ठीक है, और उसके साथ ही अगर राजेंद्र प्रसाद जी हुए, इन सभी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अगले ही दिन इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब क्या ये अगले दिन जब गिरफ्तार हो गए, क्या ये आंदोलन रुक गया? नहीं, बिल्कुल नहीं रुका। ये आंदोलन बिना किसी नेतृत्व के भी उसी ऊर्जा के साथ चलता रहा। ठीक है, यहाँ पर दंगे फसाद और भी ज़्यादा बढ़ गए। जब कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा गए। ठीक है, जगह जगह रेलवे स्टेशन पर आग लगा दी, थानों में आग लगा दी, जहाँ भी उनका बस चला उन्होंने वो सब कुछ किया। ठीक है, बड़े बड़े आप कह सकते हैं अंग्रेजी अधिकारियों के भवन थे, उनमें आग लगा दी। तो जो भी उनसे बन पड़ा उन्होंने किया। खूब दंगे हुए और कह सकते हैं आपके बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ ये आंदोलन चलता रहा और ये आंदोलन रुका नहीं। ठीक है, ये तब तक नहीं रुका जब तक कि हमारे देश को आज़ादी नहीं मिल गई। अब यहाँ से एक तरह से क्वेश्चन और बनता है कि किस नेतृत्वकर्ता को, नेता को यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया। तो महात्मा गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सरोजिनी नायडू, इन सभी को आगा खां पैलेस में रखा गया। बात करें जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी और पट्टामी सीतारामैया, इनको अहमदनगर किला में बंद करके रखा गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल में बंद करके रखा गया और हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया। आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जो हजारीबाग जेल में बंद किए गए थे जयप्रकाश नारायण, ये जेल से फरार हो गए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपसे इस टॉपिक से इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व बताइए, महत्व क्या क्या थे इसके। ठीक है, यानी क्या क्या विशेषताएं थी। दोस्तों, इस आंदोलन में मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ करके सभी लोगों ने साथ दिया, सभी पार्टियों ने साथ दिया था और ये आंदोलन 1945 तक छुटपुट तरीके से चलता रहा। इस आंदोलन का तुरंत परिणाम नहीं मिला, हमें एकदम से तो स्वतंत्रता नहीं मिल गई, लेकिन इसने बहुत बड़ी चोट की अंग्रेजों के अस्तित्व पर। ठीक है, अंग्रेजों को बाहर निकालने में एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस आंदोलन की वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, या कह सकते हैं कि जन जागृति हो गई। सब जगह लोगों को पता चल गया कि अंग्रेज जो है, अंग्रेजों की मंशा क्या है, वो चाहते क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से अंग्रेजों का यहाँ जीना दुश्वार हो गया था इसी आंदोलन की वजह से। दोस्तों, ये आंदोलन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितने भी बड़े नेता थे उनको अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यानी उनकी प्री प्लानिंग सही नहीं थी, जो पहले प्लानिंग करनी चाहिए थी सभी नेताओं को, वो सही से नहीं हो पाई। ठीक है, अगर प्लानिंग सही होती तो कोई भी नेता गिरफ्तार ना होता, शायद ये कहीं छुप गए होते और वहाँ से लीड कर रहे होते अपने आंदोलन को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अंग्रेजों को पहले ही भनक लग गई, जब तक कि ये अपना रोल भी नहीं दिखा पाए उससे पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया, सभी बड़े नेताओं को। तो यानी आंदोलन के संगठन में कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी, जिस वजह से ये असफलता का कारण बना। इसके साथ ही दोस्तों, जो अंग्रेजी शासन की शक्ति थी वो आंदोलनकारियों की तुलना में बहुत ज़्यादा थी। उनके पास बहुत सारे हथियार, आधुनिक हथियार थे और भारतीय लोग लाठी डंडों के साथ थे, तलवार के साथ थे, जो भी उनके हाथ आया। ठीक है,
और सरकारी नेताओं और उच्च वर्गों के लोगों ने अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी निभाई, जिस वजह से ये भी एक कारण था असफलता का कि वे जो भी प्लानिंग करते थे हमारे नेतागण, वो जाकर के अंग्रेजों को बता देते थे। तो ये भी एक यहाँ पर आप कह सकते हैं कि असफलता का कारण बना। तो यहाँ तक हमने अपनी कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था और आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से ये जो भी इसमें आपका डाउट कहीं बचा होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब हम दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं आपके 5वें अध्याय की, और ये आपका इतिहास का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद ज्योग्राफी आपकी शुरू हो जाएगी। तो इस चैप्टर में क्या है दोस्तों, जैसा कि नाम से आपको पता चलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदार व उग्र राष्ट्रवादी नेताओं का योगदान, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चलाए जा रहे थे, इनमें जो हमारे प्रमुख नेता थे, प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, इनके बारे में यहाँ पर हमें बताना है, इनकी जीवनी के बारे में, ठीक है। जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं, इन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में यहाँ हम जानते हुए चलेंगे। ये आपके लिए यहाँ थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपसे पूछ लिए जाते हैं यहाँ से प्रश्न। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, नया चैप्टर शुरू हो रहा है बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ महात्मा गांधी जी के बारे में। कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन लेंगे, इनके जन्म से संबंधित, इनके परिवार से संबंधित, इनकी जन्म और मृत्यु से संबंधित, इनकी उपाधियों से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, ठीक है। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं ना। तो इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई, तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई। इनकी माता जी का नाम था पुतलीबाई। महात्मा गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई। इनके पिताजी का नाम क्या था अगर पूछे कोई, तो मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो दोस्तों पत्नी के नाम में और माता जी के नाम में आप कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, ठीक है। कई बार यहाँ पर गलतियां कर देते हैं कि पत्नी की जगह माता का नाम और माता की जगह पत्नी का नाम, इस तरीके से गलतियां कर देते हैं, लेकिन ये नहीं आपको करनी है, ठीक है। तो बात करेंगे महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, तो दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो इनकी फैमिली से रिलेटेड या परिवार से रिलेटेड जो बेसिक सी जानकारी थी वो मैं आपको दे चुकी हूँ। अब आगे हम बात करेंगे गांधी जी को किस किस उपाधि के साथ नवाजा गया था, कौन कौन सी उपाधि इनको दी गई थी। अगर उसकी बात करें तो दोस्तों इनको बापू कह करके पुकारा जाता था, बापू की उपाधि दी गई थी। तो किसने दी थी ये उपाधि, सर्वप्रथम ये जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू या जवाहरलाल नेहरू ने ये उपाधि किसको दी, महात्मा गांधी जी को दी, बापू कह करके बुलाया। उसके बाद महात्मा की उपाधि किसने दी थी गांधी जी को, ठीक है। महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को। इसके साथ ही राष्ट्रपिता कह करके किसने पुकारा था या राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, ये दी थी आपकी सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी उपाधि दी, राष्ट्रपिता की। 1 मैन बाउंड्री फोर्स, ठीक है। 1 मैन बाउंड्री फोर्स यानी ये एक ही आदमी किसकी पूरी सेना के समान है, ये किसने कहा था, ये इन्हें कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है। 1 मैन बाउंड्री फोर्स, क्लियर है आप सभी को, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। इसके बाद ही यहाँ एक और प्रमुख इनको जो नाम दिया गया था, भारत का अर्धनंगा फकीर। अर्धनंगा क्यों, क्योंकि एक धोती पहने हुए रखते थे, आपने देखा होगा फोटो में, ठीक है। एक धोती पहन करके रखते थे। तो इनको क्या कहा गया, विंस्टन चर्चिल ने, जो कि एक अंग्रेजी व्यक्ति था विंस्टन चर्चिल, इसने इनको क्या कहा देख करके कि ये अर्धनंगा फकीर है भारत का, तो ये इस नाम से इनको पुकारा गया। तो इनको एक बार फिर से देखिए, यहाँ से प्रश्न आपका बन जाता है कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, क्लियर। तो सबसे पहले इनको बापू कह करके किसने बुलाया, जवाहरलाल नेहरू जी ने। महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर के किसने बुलाया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत का अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। इतना आप सभी को क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ और भी थोड़ा से प्रमुख प्रश्न बच जाते हैं, यहाँ आते हैं।
ये है दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रमुख समाचार पत्र और इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें, जो आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा संचालित किए जाने वाले जो प्रमुख समाचार पत्र थे उनमें शामिल है यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। ठीक है, ये सन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये रखेंगे कि ये किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जो समाचार पत्र या पत्रिकाएं हैं ये किसके द्वारा संचालित थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसी के साथ इनके द्वारा रचित जो पुस्तकें हैं, इनके द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं उनमें शामिल है हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये दो इनकी प्रमुख पुस्तकें भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बात कर ली दोस्तों हमने महात्मा गांधी जी के बारे में। अब ये देखेंगे कि इनके द्वारा कौन कौन से प्रमुख आंदोलन चलाए गए। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए 3 प्रमुख आंदोलन चलाए। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे आंदोलन इन्होंने चलाए। जैसे अगर बात करें सबसे पहला आंदोलन कौन सा था महात्मा गांधी जी का, अगर ये पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे चंपारण आंदोलन। ठीक है, चंपारण आंदोलन इनका कैसा था? सबसे पहला आंदोलन था, फर्स्ट आंदोलन था इनका, जो सबसे पहले इन्होंने आंदोलन चलाया था वो था चंपारण आंदोलन। 1917 में ये आंदोलन इन्होंने चलाया था। इसके बाद अगर बात करें भारत की स्वतंत्रता के लिए और कौन कौन से प्रमुख आंदोलन इन्होंने चलाए, उनमें है आपका असहयोग आंदोलन। बात कर चुके हैं हम असहयोग आंदोलन के बारे में। कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 में 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 को, और इसका भी नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। इसके साथ भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी किसने किया था? महात्मा गांधी ने। 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की। ठीक है, तो ये 3 बहुत प्रमुख आंदोलन है जो इनके द्वारा चलाए गए। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों? वैसे तो आपसे बीच बीच से ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो यंग इंडिया नामक समाचार पत्र है वो किससे संबंधित है। आपको देगा जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी। तो तब आपको पहचान करनी है कि यंग इंडिया संबंधित है महात्मा गांधी जी से। फिर उसके बाद इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ ही अगर आप ये भी याद रख लें कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए 2 प्रमुख आंदोलन के नाम लिखिए, 3 प्रमुख आंदोलन के नाम लिखिए, तो तब आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि असहयोग आंदोलन चलाया इन्होंने 1 अगस्त 1920 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। ठीक है, और दोस्तों इनकी क्या विशेषताएं थी? तो ये सत्याग्रह और अहिंसा की नीति से ही इन्होंने विश्व की महान शक्ति ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया, और अंत में विवश होकर क्या करना पड़ा अंग्रेजों को? 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र करना पड़ा, भारत को छोड़ करके जाना पड़ा। ठीक है, तो ये था महात्मा गांधी जी के बारे में पूरी की पूरी आपके इन्फॉर्मेशन। इनको आप ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, बहुत हो जाता है इतना भी, तो इतना आप कवर कर लीजिएगा महात्मा गांधी जी के बारे में, अपने नोट्स में ज़रूर शामिल करें। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। तो चलिए जवाहरलाल नेहरू जी के यहाँ पर बारे में जानते हैं क्या क्या इन्होंने प्रयास किए सफलता दिलाने में। तो सबसे पहले थोड़ा सा इनके जीवन परिचय को हम देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म होता है 14 नवंबर 1889 को। ठीक है, 14 नवंबर 1889 को जन्म होता है जवाहरलाल नेहरू जी का। इसी के साथ अगर मृत्यु पूछ ली जाए तो 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका उपनाम क्या था और किस नाम से इनको जाना जाता था? जैसे महात्मा गांधी जी को बापू नाम दिया गया था, ठीक है, महात्मा नाम दिया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था। ये तो आप जानते ही होंगे, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू था। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1955 में। और इनके बच्चों के नाम अगर बात करें तो इंदिरा गांधी जी इन्हीं की बेटी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी इन्हीं की बेटी थी जवाहरलाल नेहरू जी की। अब इन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए
क्या भूमिका निभाई उसकी अगर बात करें तो देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले इनके बारे में विशेषता है कि जो जो इन्होंने काम किए या किस किस गुण के आधार पर इन्होंने भारतीयों की मदद की, ठीक है, या देश की स्वतंत्रता के लिए कैसे भूमिका निभाई। तो पहला है, नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता और शिल्पी कहे जाते हैं। शिल्पी मतलब उसके शिल्पकार, उसको बनाने वाले, आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले कहा जाता है नेहरू जी को, ठीक है, क्योंकि ये युवा नेता थे उस समय पर। और साथ ही साथ अगर बात करें, मानवतावादी व लोकतंत्र के संस्थापक इनको कहा जाता है। और धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे, यानी किसी एक विशेष धर्म का समर्थन ना किया जाए, प्रत्येक धर्म जो है बराबर हो सभी के लिए, किसी एक धर्म को ना माने, ठीक है। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक है भारतीयता, बाकी उसके बाद आते हैं जो कोई धर्म वगैरह आते हैं, लेकिन एक धर्म को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। वे शांति के दूत तथा स्वतंत्र विदेशी नीति के प्रतिपादक कहे जाते हैं, ठीक है। विश्व शांति के दूत किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू जी को, क्योंकि दोस्तों इन्होंने विदेश नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए थे कि आपस में कोई भी दो देश क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। जो दो पड़ोसी देश है आपस में एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है, उनमें अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे बेवजह। तो ये इस तरह से कुछ नीतियाँ बनाई थी इन्होंने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये विश्व शांति के दूत कहा जाता है, इन्हें स्वतंत्र विदेश नीति के प्रतिपादक कहा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी जी को ईश्वरीय मानव कहा था। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि गांधी जी को ईश्वरीय मानव किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। तो और जवाहरलाल नेहरू जी को क्या क्या कहा जाता है? विश्व शांति का दूत कहा जाता है, अभी हमने यहाँ जाना, और मानवता का पुजारी, ठीक है, बिल्कुल, और स्वतंत्र विदेश नीति के प्रतिपादक भी इनको माना जाता है। ये इनके बारे में कुछ प्रमुख बातें थी। दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने वो कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, चाचा नेहरू थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी हम जान चुके हैं। अब दोस्तों बात करेंगे एक बहुत प्रमुख नेता सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। 23 जनवरी 1897 में। इनका दोस्तों जन्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जन्म स्थान कई बार पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था, और कटक आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कटक स्थान किस राज्य में आता है, तो उड़ीसा में आएगा, ठीक है। उड़ीसा राज्य के अंतर ये एक स्थान है कटक नामक का, वहाँ इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा फोकस इस पर करना है। इसके साथ साथ इनको क्या क्या पद मिले, कहाँ कहाँ ये अध्यक्ष रहे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 में। और जो आज़ाद हिंद फौज थी उसके सुप्रीम कमांडर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। इन्होंने गठन भी किया था आज़ाद हिंद फौज का, तो इन्हीं को सुप्रीम कमांडर बनाया गया था आज़ाद हिंद फौज का। अब दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने किस किस संस्था का या किस किस पार्टी का गठन किया, अगर ये बात करें तो दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इन्होंने किया था, क्योंकि कांग्रेस से पूरी तरह से सहमत नहीं थे, इसीलिए इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। उसका इन्होंने गठन किया। साथ ही साथ फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की। ये आपसे बहुत पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके साथ ही आज़ाद हिंद फौज का गठन इन्होंने किया सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए प्रमुख नारे कौन कौन से हैं? तो दिल्ली चलो, और दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा भी किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ बात करें सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु कब होती है? 1945 में होती है। ये नहीं पूछेगा कैसे हुई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतभेद है, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मृत्यु कब हुई? 1945 में हुई। जन्म कब हुआ था? 1897 को हुआ था, उड़ीसा के कटक नामक क्षेत्र में, ठीक है, 23 जनवरी को। इसके साथ ही इन्होंने गठन किया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, फॉरवर्ड ब्लॉक का, आज़ाद हिंद फौज का। नारे दिए दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
इसके साथ ही दोस्तों सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही महान देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बहुत अग्रणी और सबसे बड़े नेता ये माने जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, क्योंकि आपने देखा कि किसी ने भी फौज की अपने यहाँ अपनी भारतीय फौज की स्थापना नहीं की थी, लेकिन किसने की? सुभाष चंद्र बोस जी ने की। जर्मनी के जो तानाशाह थे अडोल्फ हिटलर, इन्होंने क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कह करके बुलाया था। तो नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी अगर ये पूछा जाए तो जर्मन के तानाशाह थे अडोल्फ हिटलर, इन्होंने उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं थी जो हमने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत अच्छे से जान ली है। इसके साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम जानेंगे अब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी पेशे से अगर देखा जाए तो ये एक अध्यापक थे, ठीक है। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में ये अध्यापक थे, लेकिन फिर इनके मन में जो है राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से इन्होंने हर एक आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखते हैं क्या क्या इनके बारे में हमें जानना होगा। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो उग्रवादी विचारधारा थी, ठीक है, उग्रवादी यानी जो थोड़ी सी हिंसात्मक रूप वाली थी, या कह लीजिए कि अपना अधिकार किसी के भरोसे पर नहीं अपने दम पर छीनने वाली बात थी, उस विचारधारा के जन्मदाता इनको माने जाते हैं। कौन सी? उग्रवादी विचारधारा के जन्मदाता। जबकि जवाहरलाल नेहरू को शांति का प्रवर्तक माना जाता है, विश्व शांति के अग्रदूत कहा जाता है, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को क्या कहा जाता है? उग्र विचारधारा के जनक कहा जाता है। इनका जन्म दोस्तों महाराष्ट्र में हुआ था, और महाराष्ट्र में एक स्थान है रत्नागिरी, वहाँ इनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1856 को। इनकी मृत्यु कब होती है? 1 अगस्त 1920 को। दोस्तों, इनके द्वारा एक बहुत ही प्रमुख नारा दिया गया, जो कि जिससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा राष्ट्रीयता की भावना इनके अंदर थी। इन्होंने क्या कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। यानी इन्होंने ये नहीं कहा कि अंग्रेजों से कि भाई हमें हमारा अधिकार दे दो, नहीं, इन्होंने कहा ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, भाई तुमसे क्यों मांगे, इसको तो हम छीन करके रहेंगे, ये हम ले करके रहेंगे, ये क्या है? हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये नारा किसने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। इनके कुछ प्रमुख समाचार पत्र है, कौन कौन से? केसरी और मराठा। किससे संबंधित है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से। कौन कौन से? केसरी और मराठा, ठीक। इन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने की प्रथा शुरू की थी। अब जानते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा जोरों शोरों से गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को मनाया जाता है। इसका प्रारंभ इन्होंने ही किया था, इसको मनाने की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी ने ही की थी, ठीक है। और लाल बाल पाल जो 3 प्रमुख नेता थे उग्रवादी विचारधारा वाले, उनमें से जो बाल वाला ऑप्शन है, यानी बाल के नाम से जिनको जाना जाता है, वो यही है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। इन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाने की शुरुआत की, तो हमने जान लिया। इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने एक और प्रमुख काम किया। 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट के सहयोग से किसकी स्थापना करी? होम रूल लीग की स्थापना की। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एनी बेसेंट ने एक अलग स्थान पर होम रूल लीग की स्थापना की थी, और बाल गंगाधर तिलक जी ने एक अलग स्थान पर होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो आप मुझे दोनों के स्थान बताएंगे किसने कहाँ की थी, क्योंकि मैं ये आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, पिछली क्लास में मैं आपको ये बता चुकी हूँ। आगे बात करें शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा, तो इन्होंने डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी। इसके साथ इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको मिले कि इनकी स्थापना किसके द्वारा दी गई तो आप पहचान पाएंगे, ठीक है। तो ये इनका शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने कई संस्थाओं को चलाया, ठीक है, कॉलेजेस की स्थापना की, बहुत सारे शिक्षा का प्रचार प्रसार किया कि भाई शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ये बहुत बड़े उग्रवादी नेता माने जाते हैं। और दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी थे, शिक्षक थे, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। यानी बहुत सारी भूमिकाएं इन्होंने अपने जीवन में निभाई, एक शिक्षक की, एक समाज सुधारक की, एक वकील की और एक स्वतंत्रता सेनानी की भी। इसके साथ ही दोस्तों, ब्रिटिश अधिकारी इन्हें क्या कहते थे? भारतीय अशांति के पिता कहते थे। क्यों?
क्योंकि इन्होंने उग्रवादी विचारधारा का जन्म दिया था, या उग्रवादी विचारधारा के जनक इनको माना जाता है। ठीक है, इसी वजह से भारतीय अशांति का पिता इनको कह कर के बुलाया गया ब्रिटिशों के द्वारा। तो ये आपके सामने इमेज में है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। इसके बाद हम बात करेंगे लाला लाजपत राय जी के जीवन परिचय के बारे में। लाला लाजपत राय का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर भारतीय आंदोलन में अपना योगदान देते देते, ठीक है, उनमें इनकी जान चली गई थी जब ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। किसका? साइमन कमीशन का। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसी समय इन पर लाठीचार्ज हो गई और इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, लाला लाजपत राय जी के जन्म की अगर बात करें तो 28 जनवरी 1865 में होता है। 28 जनवरी 1865 में लाला लाजपत राय जी का जन्म हुआ। मृत्यु हुई 17 नवंबर 1928 को। इन्हें दोस्तों उपाधि दी गई थी कौन कौन सी? पंजाब केसरी की और शेरे पंजाब की, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में ही हुआ था। इसी वजह से इनको पंजाब का शेर या शेरे पंजाब कहा जाता था और पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता था। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो तरुण भारत, दुखी भारत, दुखी मतलब अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया के नाम से भी आपको देखने को मिल जाती है पुस्तक। तो किसके द्वारा रचित है? लाला लाजपत राय जी के द्वारा, अनहैप्पी इंडिया। और हिंदू मुस्लिम एकता, ये पुस्तकें किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी या किसके द्वारा लिखी गई? लाला लाजपत राय जी की। पत्र की अगर बात करें तो पंजाबी, वंदे मातरम, पीपल, ये सभी पत्र जो है लाला लाजपत राय जी से संबंधित थे। इसके साथ ही दोस्तों लाला लाजपत राय जो गरम दल के 3 प्रमुख नेता थे, लाल बाल पाल, इनमें एक महत्वपूर्ण या इनमें से एक थे कौन से? लाल के नाम से जो जाने जाते थे, यानी लाला लाजपत राय। बाल के बारे में हमने बात कर ली, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और पाल के नाम से कौन जाने जाते थे? विपिन चंद्र पाल। तो ये 3 प्रमुख नेता कौन से थे? गरम दल के नेता थे, ठीक है। जब नरम दल और गरम दल 2 हिस्सों में बट गई थी कांग्रेस, तो गरम दल के 3 प्रमुख नेता मैंने आपको बताए थे, लाल बाल पाल। तो उन तीनों में से ये एक नेता थे। इसके साथ दोस्तों 1928 की बात है, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। विरोध में प्रदर्शन करते हुए मार्च निकाल रहे थे। तो वहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सैंडर्स। जब हमने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा था तब इनके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में जाना था, आपको याद होगा, उसको रिलेट करिए। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका विरोध कर रहे थे सभी भारतीय। क्यों? क्योंकि उसमें सभी अंग्रेजी मेंबर्स थे। उस साइमन कमीशन में जो 7 सदस्य थे सारे के सारे कैसे थे? अंग्रेज थे। तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते हुए ये क्या कर रहे थे? मार्च निकाल रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहाँ एक अंग्रेज अधिकारी जो सैंडर्स के नाम से जाना जाता है, उसने क्या किया? इनके ऊपर लाठी चार्ज कर दी, जिस वजह से ये बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं और 17 नवंबर 1928 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वहाँ पर मार्च निकाल रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और उसी समय पर बहुत बुरी तरह से लाठी से प्रहार किया गया। अब दोस्तों इन्होंने और भी कुछ प्रमुख कार्य किए, जैसे सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की। और इन्होंने दोस्तों जब इनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही थी तो इन्होंने क्या कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेंगी, ठीक है। यानी उनकी कब्र खोदने का काम करेगी ब्रिटिश सरकार की। अगर जितनी भी लाठियाँ तुम मेरे ऊपर बरसा रहे हो ना, ये व्यर्थ नहीं जाएगी, एक एक लाठी का बदला तुमसे लिया जाएगा। तो ये किसने कहा था? ये लाला लाजपत राय जी ने, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं लाला लाजपत राय, जो साइमन कमीशन गो बैक साइमन, ठीक है, साइमन वापस जाओ, ये नारे लगा रहे थे। और जिस वजह से सैंडर्स ने इनके ऊपर लाठियाचार्ज कर दी थी और ये बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। इसी के साथ दोस्तों अब हम जानेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म होता है 9 मई 1866 को। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म महाराष्ट्र में होता है 9 मई 1866 को।
इनकी मृत्यु होती है 1915 में। मृत्यु से यहाँ आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जन्म स्थान आप थोड़ा सा ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है। लगभग ज़्यादातर महाराष्ट्र से ही संबंधित है सभी। इसके साथ स्थापना की अगर बात करें, इन्होंने स्थापना की थी भारत सेवक समाज की 1905 में। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कब की? 1905 में की। और दोस्तों ये बहुत ही निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले नेता थे, क्योंकि ये आपको इस बात से पता चलेगा कि इनका एक कथन है कि तुम लोग मेरा जीवन चरित्र लिखने न बैठना, ना ही मेरी कोई मूर्ति बनवाना और न ही अपना समय लगाना मेरे बारे में पढ़ने में। तुम लोग भारत के अगर सच्चे सेवक होगे तो अपने सिद्धांतों के अनुसार, अपने आचरण के अनुसार भारत की ही सेवा करने में अपनी आयु, अपनी उम्र आप लोग व्यतीत कर देंगे अगर आप सच्चे देशभक्त होंगे, ठीक है। तो ये कहना चाहते थे कि मतलब मेरा नाम, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मेरा नाम कहीं हो, ठीक है। मेरे जीवन पर कोई जीवनी लिखी जाए, मेरा जीवन चरित्र लिखने ना बैठना, ना ही मेरी कोई मूर्ति बनवाना। अगर तुम सच्चे देशभक्त हो ना तो तुम क्या करोगे? अपने सिद्धांतों का पालन करेंगे और भारत की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये इनकी प्रमुख बात थी, जिसकी वजह से इनको क्या किया गया? बहुत ज़्यादा उदारवादी नेता कहा गया। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में, जिनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पीईटी में भी पूछा गया था, पहले ही शिफ्ट में जो पेपर था उसमें। तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता था, यानी भारत के वृद्ध पितामह के नाम से इनको जाना जाता था। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 को। कहाँ? बम्बई में। तो बम्बई में इनका जन्म हुआ 4 सितंबर 1825 को। इनकी बहुत ही प्रमुख पुस्तक है और बहुत आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोस्तों इनका क्या कहना था, इनकी क्या विचारधारा थी, इसके बारे में अगर बात करें तो ये कहते थे कि हम दया की भीख नहीं मांगते हैं, हम केवल न्याय चाहते हैं, ठीक है। हम न्याय चाहते हैं कि ब्रिटिश नागरिकों के समान ही हमें अधिकार दिया जाए, ठीक है, कि ब्रिटिश नागरिकों के समान ही अधिकार नहीं। इन्होंने क्या कहा था कि ब्रिटिश नागरिकों के समान ही अधिकारों का जिक्र नहीं करते, बल्कि हम क्या चाहते हैं? अपना शासन चाहते हैं अपने देश पे। हम अपना स्वशासन चाहते हैं, अपने देश पर अपने आप शासन करेंगे, आप लोग यहाँ शासन मत करिए, ठीक है। ये हमें न्याय चाहिए, हम आपसे दया की भीख नहीं मांगते हैं, ठीक है। हमें नहीं चाहिए कि आप हमें ब्रिटिशों के समान अधिकार दें, आप लोग जाइए यहाँ से, निकलिए, हमें स्वशासन करने दीजिए, यहाँ हम अपना शासन खुद चलाएंगे। तो ये कहना था किसका? दादा भाई नौरोजी का। इनकी बुक का नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे से। इनके बारे में थोड़ा सा और प्रमुख बातें हैं दोस्तों, हम आधे से आगे आ चुके हैं अपने सिलेबस को करते हुए। अब जितना हमने कवर कर लिया है ना, लगभग आप ये समझ के चलिए कितना ही सिलेबस और रह गया है और आपका सामाजिक अध्ययन विषय भी पूरा हो गया होगा, ठीक है। और एक पेपर तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, तो बहुत ही जल्द इसको भी लाइन पर लगाएंगे और फिर इसके बाद हम अगला सब्जेक्ट शुरू करेंगे आपका मैथ्स का और इंग्लिश का। यहाँ हम बात करें, इन्होंने क्या कहा था दोस्तों? भारतीयों को 3 अधिकार मिलने चाहिए। 3 अधिकारों की यहाँ पर इन्होंने मांग रखी थी। कौन सी? पहला है स्वराज पाने का अधिकार, दूसरा उच्च सरकारी पदों पर जो भारतीय है उनकी पोस्टिंग की जाए, उनकी नियुक्तियां की जाए, जो जितने भी बड़े बड़े पद हैं उन पर भारतीय ही होने चाहिए। और भारत और इंग्लैंड में न्यायपूर्ण आर्थिक संबंध रह सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ राज नहीं करेंगे, अपना वापस जाइए। हालांकि हम आपस में न्यायपूर्ण आर्थिक संबंध रखेंगे, लेकिन यहाँ आपको राज नहीं करना है, यहाँ हमारा स्वराज होना चाहिए। तो ये 3 कुछ प्रमुख अधिकारों की इन्होंने यहाँ पर मांग की थी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने जाना दादा भाई नौरोजी के बारे में। अब इसके साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास से हमारी जो नया चैप्टर शुरू होता है ज्योग्राफी का, इसको शुरू करेंगे, ठीक है। मौसम और जलवायु के बारे में। अब हिस्ट्री का अगर आपका कुछ भी बाकी है उसके नोट्स आप फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। और हिस्ट्री में किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक में, तो आप आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल से हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छे से ज्योग्राफी को कवर करेंगे। हम आधे से लगभग थोड़ा ज़्यादा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं सामाजिक अध्ययन का, ठीक है। और मेरे ख्याल से आज की इस क्लास में किसी को कोई दिक्कत परेशानी कहीं नहीं होगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें
अगर कोई भी डाउट आपका कहीं बचता है मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करके आंसर करूँगी या नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल करूँगी। ठीक है दोस्तों, और बहुत समय से आपका सिलेबस पूरा होगा, हमें 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और लगभग हमारे 3 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो चुका है, बाकी 2 भी बहुत ही जल्द हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, पॉजिटिव फीलिंग आ रही होगी। 15 तारीख से पहले मैंने आपको बोला था, 15 तारीख से पहले हर एक सब्जेक्ट का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, कोई जल्दी मत मचाइए, जल्दी के चक्कर में अपने नोट्स मत छोड़िए, जल्दी के चक्कर में आप लोग ऐसे बर्डन मत रखिए अपने सर पर पे। 15 से पहले बहुत अच्छे से कोर्स कंप्लीट बहुत आसानी से और ऐसे होगा कि आपको समझ आएगी हर एक चीज़ें। तो आई होप कि आप सभी मेरी बातों से एग्री होंगे। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्लासेस को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ठीक है, समझ आ रही है चीज़ें, तो अपने दोस्तों के साथ भी आप इस बात को शेयर किया कीजिए कि अगर वो चाहते हैं एडमिशन लेना बैच में तो वो ले सकते हैं। ठीक है, अगर वो बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि हम इसके बाद फिर रिवीजन शुरू करेंगे। अभी तक इतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं हो पाई है तो वो कवर कर लेंगे अगर अभी भी एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहीं पर हम अपनी इस क्लास को ऑफ करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ज्योग्राफी के पोर्शन की। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा फ्लो अलग होगा, नई चीज़ें होंगी, नया हमारा समझने का तरीका होगा। तो यहाँ आज हिस्ट्री का पोर्शन आपका बिल्कुल फिनिश हो जाता है और आगे से हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जितना टाइम आपको क्लास दी जा रही है वो बिल्कुल सफिशिएंट है, बहुत आसानी से 15 से पहले हम कोर्स कंप्लीट करेंगे हर एक सब्जेक्ट का। तो मेरे ख्याल से आपको किसी को भी कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। और अपने नोट्स आप लोग बनाइए, बिल्कुल आपको जितना भी समय एक्स्ट्रा मिलता है उसमें आप लोग अपने नोट्स को बनाने में दिया कीजिए, क्योंकि नोट्स बनाते बनाते आपका रिवीजन एक बार अपने आप से हो जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीडीएफ से रिवीजन कर लेंगे तो दोस्तों आपके पास बहुत सारी पीडीएफ हो जाएगी एग्जाम तक और आप ढूंढते रह जाएंगे कौन सी पीडीएफ में क्या इंपॉर्टेंट था, कहाँ से कितना करना था। ठीक है, तो अपने नोट्स आप ज़रूर बनाएं, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बाकी चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि और मिलते हैं कल आप लोगों से।